नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय संविधान निर्माण। बच्चों, अगर आपको अपना ये चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान कैसे बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी का अनुभव करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में हम आगे पढ़ें तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में जो एक लंबा संघर्ष हुआ वो था रंग भेद की नीति के खिलाफ। अब चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला एक कथन दिया गया है, ये देखेंगे, ये नेल्सन मंडेला जी का कथन है। इन्होंने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। आप इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये पूछ सकते हैं कि ये किसका कथन है या नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया नेल्सन मंडेला पर और उन्हें और अन्य 7 नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। यहाँ तक पूरा पॉइंट नोट करिएगा आप। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया। सबसे भयावह जेल का नाम क्या था? रोबेन द्वीप पर जेल थी। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। इससे पहले कि हम इस संघर्ष को पढ़ें तो हम ये देख लेते हैं रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे अब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। देखिए साइन बोर्ड ये रहा। डेंजर नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, इफ़ यू एंटर दिस प्रीमाइस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सेव डॉग्स devour द कॉर्प्स, यू हैव बीन वार्न्ड। देखिए ये डेंजर बना रखा है इसको। रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। देखिए कैसे गोरे और कालों के खिलाफ, देखिए इनको डिवाइन और ये सब लिखा हुआ है, इन्होंने कितनी गलत चीज़ लिखी हुई है ना। इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने संघर्ष किया था और 28 वर्षों तक ये जेल में रहे थे। इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा,
देशी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे। जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई है। देखिए, ये गोरे लोगों ने कितना मतलब अमानवीय बातें लिखी हुई है। गलत चीज़ है ये। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। देखिए, अब इसको आप नोट डाउन करिएगा। दक्षिण अफ्रीका पर जो गोरे कालों का भेदभाव करने की व्यवस्था थी, ये गोरे लोगों ने लादी थी। और 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। पर भारत ने उलट काफ़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन करिएगा कि आबादी में अश्वेतों का हिस्सा जो है 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों वाले मिश्रित नस्लों वाले जो होते हैं, गोरे और काले के अलावा जो होते हैं, उनको कहा गया है रंगीन चमड़ी वाला। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भारत से आए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। देश की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग होने का इंतजाम कहा जाता था। देखिए, तो जो गोरे और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम किए हुए थे इन सारी जगहों में, आप नोट डाउन करिएगा इसको। तो इसको कहा गया था पृथक्करण या अलग अलग करने का सिद्धांत। अंग्रेजों ने आकर के, जो गोरे अंग्रेज थे, उन्होंने आकर के क्या किया कि केवल रंग के आधार पर जो काले हैं उनको ये सुविधाएं नहीं दी जाएगी, जो गोरे हैं उनको ये सुविधाएं ही ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो काले लोगों को एकदम मतलब समाज से काट के अलग रखा गया उनको। वो सब जगह घूम फिर भी नहीं सकते थे, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों में भी नहीं आ जा सकते थे। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। देखिए, कितनी मतलब गलत चीज़ है ये। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। आप देखो, उनके साथ भेदभाव हो रहा है लेकिन उसका विरोध करने तक का अधिकार नहीं है उनके पास। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वालों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। दिस इज टू मच। कितनी मतलब गलत चीज़ है ये। देखिए, खुद करें और खुद सीखे। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाइएगा आप एक पोस्टर। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। चलिए देखिए, हम किसी दिन लेकर आएंगे अपने चैनल पर इस नेल्सन मंडेला जी की इस आत्मकथा को, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। फिलहाल आप ये पॉइंट नोट करिएगा कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और एक क्वेश्चन वो भी नोट करिएगा आप कि नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। चलिए, एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि
अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, रंगभेद वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। देखिए, आप इसको नोट करिएगा। 28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और इसने क्या किया? रंगभेद वाली शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। देखिए, कितना लंबा संघर्ष किया। अपने जीवन के 28 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए नेल्सन मंडेला जी ने, और फिर वही बने दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति। आप इसको नोट करिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने थे। अब देखिए, समझते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की भलमानसत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने श्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं। देखिए, इतने बुरे इतने भयंकर जुल्म उनके ऊपर किए गए थे और एक ही मिनट में ये ऐसे कह दिया इन्होंने कि भूल जाएं। चलिए, लेकिन देश में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए ये भूलना भी ठीक साबित हुआ ताकि अच्छी व्यवस्था वहाँ पर कायम हो सके और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। अभी देखिए, अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? देखिए, खून खराबा होता और इसके अलावा हो भी क्या सकता था। एक बुरी स्थिति तैयार हो जाती देश में, है ना। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी भी नहीं बना था। ठीक है, तो जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्षों की बहस, 2 वर्षों का समय लगा था। अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों से किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने जो चाहे कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक ब्लॉग दिया हुआ है। चलिए, अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण ही संभव हो पाया। अगर वो इसको नहीं करते तो फिर ये संभव नहीं हो सकता था। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में ही कुछ बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम
अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सबका है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। अब ये एक बॉक्स आया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर आप दोनों संघर्षों में समानताएं और असमानताएं बता सकते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, ठीक है। नेतृत्व, भारत में गांधी ने, वहाँ पर मंडेला ने। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संघर्ष का तरीका सेम था लगभग। उपनिवेशवाद का चरित्र, ठीक है। संविधान, इसके बाद है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अब देखिए हमें संविधान की ज़रूरत क्या है। भारत में तो संविधान है, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति थी, जब पहले थी, जब भारत का अपना संविधान नहीं था, तब हमने महसूस की कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके पास अपना संविधान है और वो कितने अच्छे तरीके से अपने देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। तो अपने देश की शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए हमें अपने संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, चलिए हम पढ़ते हैं डिटेल में। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे का भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। लिखित रूप में सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, है ना। इसीलिए भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग उन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। देखिए बुनियादी नियमों के ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। और अगर सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊं तो संविधान लिखित और अलिखित नियमों का समूह होता है। आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। लिखित और अलिखित नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। देखिए ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, वो रीति रिवाजों के आधार पर चलता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी आप अपनी कॉपी में। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर गठबंधन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन
या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। देखिए, खुद करें और खुद सीखें में उन्होंने क्या बताया है। अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन या मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाइएगा, उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगे और उसका अध्ययन करें। क्या आपके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? देखिए, अभी आप इस काम को मत करिएगा, क्योंकि वैसे भी कोविड चल रहा है, तो बाहर जाने से बचने की कोशिश करिए। आवश्यक हो तो ही बाहर जाए, यह तो, और अगर जाएं तो पूरी सेफ्टी के साथ मास्क लगा करके, अपना सैनिटाइजर साथ लेकर के जाइएगा। ये देखिए क्या है, इसमें दिया है कार्टून में, यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, कि बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। और चौथा, यह हमारे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान हो ऐसा जरूरी है। आप इसको नोट डाउन करिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी और भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। ये सब देखने के लिए कि आज़ादी के दौरान कैसी स्थिति बनी थी, आप गदर मूवी देख सकते हैं। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। चलिए खुद करें और खुद देखिए क्या है। अपने दादा दादी नाना नानी या इलाके के सभी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद हैं। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों पर चर्चा कीजिए। चलिए जब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तब चर्चा करिएगा इनकी, नहीं तो आप बात करके उन जो भी आपको बातें नई सुनने को मिलती है उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौरे में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए,
इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति हो चुकी है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। इसको आप नोट डाउन करिएगा, पहला प्रयास था ये। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो ये भी आप नोट डाउन करिएगा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, 1931 के कराची अधिवेशन में। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के विचारों की रक्षा की बात कही गई है। वयस्क मताधिकार मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु, जो भारत में 18 वर्ष है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी आधार पर भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद स्वतंत्रता है। देखिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों के स्थापना। जो गलत प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटा दिए जाए और केवल सही प्रतिबंध लगाए जाए, जिससे बाकी लोगों की स्वतंत्रता की भी रक्षा हो सके। समानता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति समान है, किसी के साथ रंग, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसको आप नोट करिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जैसा था वैसी स्थिति में ही अपना लिया गया था। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। एक पॉइंट आप नोट करिएगा, रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? रूस में हुई थी समाजवादी क्रांति, आप इसको नोट करिएगा। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा, भारत की संविधान सभा की बात आ जाती है। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? देखिए, भारत के संविधान का जो निर्माण किया था वो संविधान सभा ने किया था। आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान कहते हैं, उसे संविधान सभा कहते हैं। देखिए, आप इसको नोट करिएगा, संविधान सभा क्या थी, है ना। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। आप इसको नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1946 में चुनाव हुए थे भारतीय संविधान सभा के लिए। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप नोट कर लीजिएगा।
इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। देखिए, भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे और 26 जनवरी 1949 को अपना काम इन्होंने पूरा कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दोनों पॉइंट आप नोट करिएगा। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी अभी गई है ना, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गण का मतलब लोग होते हैं, लोगों के शासन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज पर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि उसमें भारत के ही लोग शामिल थे। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। आप इसको नोट करिएगा। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति अपनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, आप नोट डाउन करिएगा, प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। देखिए, आप इसको नोट करिएगा, 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी 3 वर्षों के समय में संविधान निर्माण के दौरान। भारतीय संविधान को बनने में लगा था समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। आप इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में समय लगा। चलिए, सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। आप इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि सभा में जो हर प्रस्ताव पेश हुआ था वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से
12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। देखिए कितना मतलब समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़े। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करते हैं। चलिए इससे पहले हम ये वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। 1891 से 1956 तक जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे ये। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। आप इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स। अब ये पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। चलिए अब जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण पढ़ लेते हैं हम। वर्षों पहले अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक घड़ियाँ जब तक ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों और उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है।
इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। देखिए, आप इसको नोट करिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत की सेवा करने का अर्थ है कि दुख और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का अज्ञान का और बुराइयों का अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। पहले दिए गए उदाहरणों को गौर से पढ़े, पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन उदाहरणों से उपस्थित है। चलिए, ये बाद में आप लोग देख लीजिएगा। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय स्वतंत्रता का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश, इसको आप नोट डाउन करिएगा, अमेरिकी संविधान से लेकर के आगे बताती हूँ अभी, अनेक देश संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। यहाँ तक करना है आपको ये पॉइंट। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत आसानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में बसती है। प्रस्तावना को पढ़ करके हम ये पता लगा सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का परिचय है। उसको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति क्या है, कैसा है वो, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, इन सब चीज़ों का हम उसमें पता लगा सकते हैं। अब देखिए, हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने पेश किया। समाजवादी, देखिए इसको पढ़ने से पहले ये हम संविधान की उद्देशिका पढ़ लेते हैं। ये शब्दों की मीनिंग है, मैं आपको समझा दूंगी। भारत का संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, ये हो गई हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए, इनके मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। हम भारत के लोग का मतलब है कि जो भारत की शक्ति है वो लोगों में निहित है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब जिसमें भारत की अपनी शक्ति और अपनी पावर हो, किसी दूसरे देश का उसके ऊपर कोई दबाव ना हो और वो अपने निर्णय खुद ले सके। समाजवादी, जहाँ पर उत्पादन के साधनों का जो बंटवारा है वो जो सभी में किया जाता है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, जहाँ पर प्रत्येक धर्म समान है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, सभी धर्म बराबर है। लोकतंत्रात्मक, लोगों का शासन। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर
राष्ट्र का जो देश का अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, उसके साथ गलत ना किया जाए। आर्थिक न्याय, काम करने की बराबरी मिलनी चाहिए। राजनीतिक न्याय, वोट देने का सभी को अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका राजनीतिक हिस्सा प्रदान करना राजनीतिक न्याय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका आर्थिक हिस्सा प्रदान करना आर्थिक न्याय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका सामाजिक हिस्सा प्रदान करना सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक हिस्सा प्रदान करने का मतलब क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था, समाज जो है जातिगत आधार पर बंटा हुआ था। तो उसमें कुछ लोग अपने को ऊंचा मानते थे, बाकी को नीचा मानते थे। इस तरीके की विचारधाराएं उस दौरान थी, तो इसीलिए इस प्रकार के जो न्याय की व्यवस्था की गई थी। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की, दूसरों के सामने बताने की, किसी भी अपने तरीके से विश्वास करने की और किसी भी तरीके से पूजा पाठ करने की, उपासना की स्वतंत्रता दी गई। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता का मतलब होता है कि इस तरीके से लोग रहें, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारे देश में जो लोग मिलजुल कर रहते हैं उनमें फूट पड़ जाए। अखंडता मतलब एक बनाकर रखना। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें से नोट करिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। ठीक है, इस सभी शब्दों के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम फिर भी एक बार नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये देश किस तरह से काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। अब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली भेदभाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था रंगभेद की व्यवस्था थी। धारा क्या होती है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद। संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप हम इसको कह सकते हैं। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है।
देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध देशद्रोह कहलाता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए अपना चैनल कला वर्क और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।